गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, जिसमें हमने वृक्क पढ़ा, फिर मूत्र वाहिनियां, फिर मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग। ये सारे अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी उत्सर्जी पदार्थों को त्यागने के लिए जो अंग काम आते हैं उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और ये उत्सर्जी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, यानी मानव वृक्क की आंतरिक एवं औतिकी संरचना, मानव जो वृक्क होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। हमने पढ़ा था कि मानव के अंदर एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो अंतिम वक्षीय कशेरुक से तीसरी कटी कशेरुक तक उदर गुहा की आंतरिक पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका स्थान है कि भाई ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में गुर्दे भी कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहा जाता है। जो हम कहेंगे जो हमारी वक्षीय कशेरुकाएं जो होती हैं उसकी जो अंतिम वक्षीय कशेरुक से लगाकर कटी कमर की जो कशेरुकाएं होती हैं उसकी तीसरी तक ये एक जोड़ी उदर गुहा की आंतरिक पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ का मतलब पीछे की, लेकिन अंदर भाग की ओर ये पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं जिसमें एक दायां वृक्क और एक बायां वृक्क, यानी जो दाईं और शरीर के दाएं हिस्से में स्थित है उसे दायां वृक्क कहते हैं, और जो बाईं ओर स्थित है उसे बायां वृक्क कहा जाता है। दायां वृक्क थोड़ा नीचे की ओर होता है, जबकि बायां वृक्क है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर पाया जाता है और आकार के अंदर भी बड़ा होता है। किसकी? दाएं वृक्क की तुलना के अंदर। फिर हमने पढ़ा था कि जो वृक्क होते हैं ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे, एक एवरेज अपन बात करते हैं उसकी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़े, 2.5 से 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर मोटे यानी मोटाई के, और 120 से 170 ग्राम के वजनी होते हैं या इनका भार होता है। जो हमने इसकी बाह्य संरचना के अंदर पढ़ा था कि भाई ये लाल रंग के होते हैं और ये इनकी लंबाई चौड़ाई है। फिर हमने पढ़ा था कि वृक्क के ऊपर की ओर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है। वृक्क की जो उत्पत्ति होती है, वृक्क की जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन उत्पत्ति वो कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है, या हम कहेंगे वृक्क की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। जो हम पढ़ चुके हैं 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं जिनको जनन स्तर कहा जाता है, जिसमें बाह्य जनन स्तर एटोडर्म, मध्य जनन स्तर मीजोडर्म
और अंत जनन स्तर एंडोडर्म कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव वृक्क की उत्पत्ति होती है तो किससे होती है? मेसोडर्म से होती है। और ये जो वृक्क है, मानव वृक्क है, वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे कि ये इसकी एक लॉन्गिट्यूडिनल संरचना है या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है किसका? वृक्क का, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अब हमें पता है कि एक वृक्क है वो सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का जो बीज होता है उसकी शेप का पाया जाता है, जिसका जो बाह्य भाग होता है वो उभरा हुआ होता है और आंतरिक जो भाग होता है, दोनों वृक्कों के बीच में बाहरी और इधर जो होगा भाग वो बाहरी ओर हो जाएगा, इधर की ओर है वो आंतरिक भाग होता है। तो बाहरी भाग है वो उभरा हुआ होता है, जबकि आंतरिक भाग है वो धंसा हुआ रहता है। और ये धंसा हुआ जो भाग है, इस भाग को अपन क्या कह सकते हैं? हाइलम कह सकते हैं। वृक्क हाइलम कहा जाता है। और इस वृक्क हाइलम से वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी और तंत्रिका रज्जु है वो इसमें प्रवेश करते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है, जो हम कहेंगे हमारे शरीर का जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय बनाए रखता है, तो यहाँ से वृक्क धमनी और तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका अपन कहेंगे जो कोशिका होती है वो तंत्रिका यहाँ से प्रवेश करती है, वृक्क तंत्रिका। जबकि वृक्क शिरा और मूत्र वाहिनी है वो इस हाइलम भाग से बाहर निकलती है। ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। वृक्क का जो बाहरी आवरण होता है यह एक तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? तंतुमय संयोजी ऊतक का, या कह सकते हैं कि वृक्क का बाहरी आवरण एक तंतुमय संयोजी ऊतक से ढका रहता है, जिसको वृक्क आवरण या इसको हम वृक्क संपुट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वृक्क संपुट कह सकते हैं। रीनल कैप्सूल कहा जाता है, जो पूरे वृक्क को बाहर से आवृत करते हैं या बाहर से उसको घेरे रहते हैं। फिर इसके आंतरिक भाग की बात करते हैं तो इसका आंतरिक भाग है ये दो भागों से निर्मित होता है, जिसमें हम कहेंगे सबसे बाहर की ओर किनारों की ओर जो भाग पाया जाता है उसको वल्कुट कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है, वल्कुट कहा जाता है। और ये हम कहेंगे बाहर की ओर पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स या वल्कुट कहा जाता है, जिसमें हम कहेंगे मेलपिगी कोश, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये भाग है वो इस कॉर्टेक्स भाग के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स भाग के अंदर। अब आप कहोगे सर ये मेलपिगी कोश, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये क्या है? तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो वृक्क है, इस वृक्क की जो यूनिट होती है, उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होती है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहते हैं। यानी वृक्क के अंदर जो क्रियात्मक प्रोसेस होते हैं, मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मूत्र छानने की जो प्रक्रिया होती है, पुनर्शोषण की जो प्रक्रिया होती है, वे सारी की सारी किसके अंदर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है।
और नेफ्रॉन मिलकर उत्सर्जन तंत्र की जो कार्य प्रणाली होती है वर्ग की उसको पूर्ण करते हैं। तो इसकी ये एक यूनिट है नेफ्रॉन, जिसके ये भाग है मैलपीगी कोश, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके अलावा इसमें हेनले का लूप भी पाया जाता है, हेनले का लूप और संग्रह नलिका, संग्राहक नलिका, ये भी हम कहेंगे किसके, नेफ्रॉन के भाग है। किसके भाग है, नेफ्रॉन के। तो मैलपीगी को समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। और इस मैलपीगी कोष की उपस्थिति के कारण ये जो कॉर्टेक्स भाग है वो कणिका में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, कणिका में दिखाई देता है, ग्रेन्युलर टाइप दिखाई देता है। यानी सारे के सारे जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन की मैलपीगीय कोष वृक्क इस भाग के अंदर, कॉर्टेक्स भाग के अंदर पाए जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे नेफ्रॉन, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं, दूसरा वल्कुटीय नेफ्रॉन होता है, जो वल्कुट पूरे के पूरे वल्कुट भाग के अंदर पाए जाते हैं, वल्कुटीय नेफ्रॉन। और कुछ है जो अपन कहेंगे मध्यांश और कॉर्टेक्स के भाग पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इसका जो वल्कुट भाग है ये बाहरी होता है, जिसमें मैलपीगी कोष, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका पाए जाते हैं। और जिसके कारण मैलपीगी कोष के कारण ही इसकी संरचना कणिका में दिखाई देती है। फिर आता मध्यांश भाग। मध्यांश भाग जो होता है, इस मध्यांश भाग में 8 से 12 त्रिभुजाकार पिरामिड्स पाए जाते हैं। ये जो है पिरामिड त्रिभुजाकार, जिसका तिकोना नुकीला भाग है वो अंदर की ओर होता है, आंतरिक और चौड़ा फैला हुआ भाग है वो बाहर कॉर्टेक्स की ओर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कम से कम 8 और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 12। तो हम कहेंगे 8 से 12 त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार या शंक्वाकार पिरामिड पाए जाते हैं। और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हम कहेंगे ये मिलकर मध्यांश का निर्माण करते हैं, वृक्क मध्यांश या किडनी मेडुला को बनाते हैं। अब ये जो पिरामिड्स पाए जाते हैं, इस पिरामिड्स के बीच में क्या होता है, जो इसका कॉर्टेक्स भाग होता है वो इस प्रकार धंस जाता है, वो इस प्रकार क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, जिसको बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है। ये बर्टीनी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसको हम क्या कहेंगे, बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है। और इस बर्टीनी के स्तंभ से ये जो वृक्क धमनी आती है, वृक्क धमनी आगे अपवाही धमनिका के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और फिर ये इस प्रकार हम कहेंगे आगे ये बर्टीनी की जो स्तंभ है यहाँ पर रुधिर सप्लाई करने का कार्य करती है। ठेठ आगे ऐसे तंत्रिकाओं का, सॉरी धमनिकाओं का, फिर रक्त केशिकाओं का है वो क्या होता है, जाल फैल जाता है। तो ये इस प्रकार हम कहेंगे बर्टीनी के स्तंभ पाए जाते हैं। कहाँ, जो मध्यांश पिरामिड पाए जाते हैं, उन मध्यांश पिरामिडों के बीच में धंसे हुए स्तंभ की भांति संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है। फिर हम कहेंगे कि ये जो मध्यांश भाग होता है, इस मध्यांश भाग के अंदर हेनले का लूप और संग्राहक नलिका, ये दो जो पार्ट्स होते हैं किसके, नेफ्रॉन के। तो ये दोनों पार्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं, इस भाग के अंदर पाए जाते हैं, मध्यांश भाग के अंदर पाए जाते हैं। ये जो मध्यांश भाग के आगे का जो क्षेत्र होता है, ये पिरामिड्स के आगे का ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला पर्ते के आगे का ये तो इसको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कैलिक्स कहा जाता है। अब ये यहां से क्या होती है, मूत्र वाहिनी निकल रही है, यूरिटर मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी का आगे का भाग चौड़ा हो जाता है, ऐसे कैसा हो जाता है, कीपाकार टाइप होती है, कीपाकारी पीछे नली रूपी संरचना बन जाती है, आगे फैली हुई रहती है। तो ये जल वाला जो भाग कहलाता है, इसको वृक्क श्रोणी कहा जाता है, या इसको हम क्या कहेंगे, पेल्विस कहते हैं।
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र वाहिनी का अग्र फैला हुआ जो भाग होता है या कीपनुमा जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम वृक्क श्रोणी कहते हैं, पेल्विस कहा जाता है। अब इस पेल्विस भाग के अंदर यहाँ ये इस प्रकार फैल जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं, किसके अपने पहले ही पढ़ा था कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, इसकी उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है, जिसमें मेल्पिगी कोश, फिर समीपस्थ कुंडली नलिका, फिर एनलेका लूप, फिर दूरस्थ कुंडली नलिका, फिर संग्राहक नलिका। तो संग्राहक नलिका क्या करती है, मूत्र को संग्रह करती है, स्टोरेज करती है। तो ये जो संग्राहक नलिकाएं होती हैं, ये सारी की सारी संग्राहक नलिकाएं फिर आपस में जुड़ती है और जुड़कर फिर छोटी छोटी ऐसी नलिकाओं की सहायता से इस वृक्क श्रोणी भाग के अंदर आकर इकट्ठी होती है या वृक्क श्रोणी भाग के अंदर यहाँ पर जमा हो जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो वृक्क श्रोणी भाग जो होता है, यह किसका होता है, मूत्र वाहिनी के आगे का भाग होता है, जहां पर बहुत सारी हम कहेंगे ये जो संग्राहक नलिका आकर खुलती है, फिर जो मूत्र होता है वो इस मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय के अंदर भेज दिया जाता है। अब कभी कभी अपन पढ़ते हैं कि भाई किडनी के अंदर स्टोन जमा हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्टोन है वो क्या होता है कि यहाँ पर आकर इकट्ठे होते रहते हैं, जिसको किडनी स्टोन या किडनी की पथरी कहा जाता है। जो अपन आगे इसके जो रोग पढ़ेंगे उस रोगों के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे कि भाई किस प्रकार किडनी के अंदर स्टोन जमा होते हैं, कहाँ होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से आयन का पुनर्शोषण होता है, तब होता है या नहीं होता, जैसे कैल्शियम आयन है, फॉस्फेट आयन है वगैरह। इस प्रकार जो हम इस न्यूरॉन की संरचना पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अगले टॉपिक के अंदर हम इसकी वृक्क की जो आंतरिक इकाई जो होती है, नेफ्रॉन होती है, उस नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज काफी अच्छा टॉपिक है ये, आप अच्छे से याद करना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि वृक्क की आंतरिक संरचना को समझिए या वृक्क की औतिकी को समझिए। ये चीज है, जब औतिकी कहा जाता है तभी ये बनाया जाता है। सामान्य जैसे उत्सर्जन तंत्र को समझे तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि वृक्क की सामान्य संरचना होती है उसके बारे में ही अध्ययन करते हैं कि भाई कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है, मोटाई क्या है, कलर कैसा है, ये और इसके मुख्य भाग कौन से, इतना ही लिखते हैं। लेकिन जब प्रश्न आता है कि वृक्क की आंतरिक संरचना को समझिए या वृक्क की औतिकी को समझिए, तो उस दौरान हमें ये इसका एलएस के द्वारा उसको समझाया जाता है। धन्यवाद।